लॉसेस थे, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। तो सैटरडे को हमने जो सिनेरियो पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग का, उसमें क्या चीज थी कि आपके पास सिर्फ लॉसेस थे, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स, राइट। और आपको उनको किसमें बेसिकली करना था अकाउंट फॉर, प्रोसेस अकाउंट्स के अंदर, राइट। फिर हमने जर्नल एंट्रीज जो हैं वो देखना शुरू कर दी थी, एटलीस्ट जो हमारे ट्रांजैक्शन से रेलेवेंट जो थी, ठीक है, लॉसेस इंक्लूडिंग लॉसेस को, राइट। तो जर्नल एंट्रीज को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? एब नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री तक हम पहुंच गए थे। हम इनके टी अकाउंट्स भी देखेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अगली एग्जांपल्स पर आएंगे, अगले सिनेरियोस पर आएंगे, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल लॉस आपके पास था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस जो भी अकाउंट है जिसमें लॉस हो रहा है वो रेलेवेंट प्रोसेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। प्रोसेस अकाउंट्स बेसिकली ये जो हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं या पास कर रहे हैं किसमें, कॉस्ट लेजर के अंदर, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, चलें जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। जर्नल एंट्रीज एबनॉर्मल लॉस के बाद हम जरा देखते हैं कि एबनॉर्मल गेन की क्या जर्नल एंट्री पास होती है। ठीक है, देख लेते हैं एबनॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है। एबनॉर्मल लॉस भले स्क्रैप वैल्यू के साथ हो या ना हो, उसकी कॉस्ट तो होगी ना, कॉस्ट के साथ तो आपने जर्नल एंट्री ये पास करनी है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री हर हाल में ये पास होगी, भले स्क्रैप वैल्यू है या नहीं है, ठीक है जनाब। अगर और एबनॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ जी, क्या समझ आ रहा है? एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? नॉर्मल वाले जैसी हुई है। अच्छा जी, नॉर्मल वाले में तो इन्होंने प्रोसेस वन अकाउंट क्रेडिट किया है और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया है। जब हम दोबारा से ये जर्नल एंट्री पास करेंगे तो दो दफा प्रोसेस वन अकाउंट क्रेडिट नहीं हो जाएगा? क्या चीज हमारे पास डेबिट या क्रेडिट होती है यहाँ पर? हाँ जी, क्या चीज हमारे पास होगी? स्क्रैप वैल्यू जो आपके पास होती है, आती है, उससे जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश। अच्छा, कैश की तो भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये जब हम इंशाल्लाह टी अकाउंट बनाएंगे ना तो वो आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी जी। जो स्क्रैप वैल्यू होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अभी पहले आप जरा नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस जरूर करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, स्क्रैप इन्वेंट्री या स्क्रैप अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू से, ठीक है। और क्रेडिट होगा एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट। क्या हिसाब किताब है ये क्या जर्नल एंट्री, ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू से जर्नल एंट्री आपकी ये पास होगी। जब हम अभी टी अकाउंट बनाएंगे तो मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करेंगे। फर्क सिर्फ क्या होगा, जिसरा आपने कहा कि जी नॉर्मल लॉस में जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा था प्रोसेस वन अकाउंट, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट होगा। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट बेटा एक नया अकाउंट हम लेकर आ रहे हैं, स्क्रैप अकाउंट कह सकते हैं उसको,
स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट कह सकते हैं, लॉस अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है। ये नया अकाउंट है, इसको अब जब हम टी अकाउंट्स पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ये एसेट अकाउंट नहीं है, ये क्या अकाउंट है, इसको हम, ये क्लोज हो जाएगा बेसिकली, इसका कोई बैलेंस नहीं रहेगा, ये एसेट अकाउंट नहीं होगा। और ना ही ये एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। इसको आप समझ लें, चले कह दें कि भाई ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मजे की बात क्या है कि ना इसमें कोई गेन या लॉस की फिगर आएगी, ना इसमें कोई क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको टी अकाउंट के फॉर्म में करेंगे ना, तो फिर मैं आपको सारा अभी उस पर आते हैं ना, अभी जर्नल एंट्रीज के बाद हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। नहीं जनाब, डेप्रीसिएशन के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। इसको जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये क्या चीज है। इसको अभी जरा साइड पे रहने दें, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। तो सिमिलैरिटी क्या है, देखें जरा, सिमिलैरिटी क्या है, नॉर्मल लॉस हो या एब नॉर्मल लॉस हो, ठीक है। नॉर्मल लॉस हो या एब नॉर्मल लॉस हो, दोनों के केस में डेबिट क्या हो रहा है, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू से। स्क्रैप वैल्यू है तो स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट क्या होगा, नॉर्मल लॉस के केस में डायरेक्टली प्रोसेस वन अकाउंट, और एब नॉर्मल के केस में एब नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि एब नॉर्मल लॉस के केस में कॉस्ट से प्रोसेस वन अकाउंट क्रेडिट हो चुका होगा, ठीक है जी जनाब। एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि हमें थोड़ा सा पैसे रिसीव हुए, बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह। आगे चलते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। चलें जी, मुझे बताइए जरा, एब नॉर्मल गेन की क्या जर्नल एंट्री पास होगी। एब नॉर्मल गेन की जो कॉस्ट वैल्यू है, क्या समझ में आ रहा है, जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, जब आपके पास आपकी बेसिकली इनकम, आपके पास जो आपका जो लॉस है वो आपके कम हो एक्सपेक्टेड से। हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री पास होगी, जो उसकी कॉस्ट है। प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर गेन आया है वो अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जिस उसमें प्रोसेस में गेन आया है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप उसी तरह से सोचे ना, जिस प्रोसेस में अब नॉर्मल लॉस आता है वो प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है। इधर देखें, एबनॉर्मल लॉस को देखें, एबनॉर्मल लॉस उसके ऑपोजिट है ना। जिस प्रोसेस में अब नॉर्मल लॉस होता है वो प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है कॉस्ट से, राइट। तो यहाँ पे प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है जी। और क्रेडिट क्या होगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, अच्छा अब ये अजीब सी बात है, लेकिन अब आप मुझे बात बताइए, मैं अगर आपको ये कहूं कि मेरे एक यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है, और मेरे पास हो रहा है एबनॉर्मल गेन, ठीक है जनाब, और एबनॉर्मल गेन हो रहा है फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स का, ठीक है। तो आप ये क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि 10 यूनिट्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लॉस हो जाएगा, है ना, लेकिन हुआ नहीं। यही होता है ना एबनॉर्मल गेन, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 10 यूनिट्स का भी लॉस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये लॉस हुआ ही नहीं। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हो गया एबनॉर्मल गेन, है ना। ये नॉर्मल लॉस का पार्ट था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये 10 यूनिट्स हमारे डिस्ट्रॉय नहीं हुए, डिफेक्टिव नहीं निकले, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। तो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 1000 से आपने जर्नल एंट्री तो पास कर देनी है, प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये साथ में बता दूं कि इन 10 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू भी है, ऑब्वियसली बात है, जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनकी स्क्रैप वैल्यू भी होती है, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए अगर कॉस्ट है तो 20 रुपए उनकी स्क्रैप वैल्यू है। तो जरा कैलकुलेशंस पर आते हैं। जब हमने एब नॉर्मल गेन की कैलकुलेशन की थी तो इधर देखें, ये देखें, स्क्रैप वैल्यू था 25 रुपए। मैं ये बात कह रही हूं
मैं आपको सामने एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले आती हूँ। मैं एग्जाम्पल आपको ये कह देती हूँ कि भाई मेरा नॉर्मल लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड था, मेरा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 1000 यूनिट्स का, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल लॉस मेरा हुआ कितना? एक्चुअल लॉस मेरा फॉर एग्जाम्पल हुआ 900 यूनिट्स। तो क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे हमारे पास एब नॉर्मल गेन आएगा, है ना। आपने जितनी भी नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो पास करनी है 1000 यूनिट्स के हिसाब से। ये बात हमने अपने पल्लू से बांध लेनी है, ठीक है। आपने नॉर्मल लॉस की जो भी कैलकुलेशंस करनी है, जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो भी टी अकाउंट्स में फिगर्स लेके जानी है, वो सारी लेके जानी है 1000 यूनिट्स के हिसाब से। क्यों? आप कहेंगे एक्चुअल लॉस तो आपके पास 900 हुआ है, तो आप 1000 का नॉर्मल लॉस क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि फिर हम अलग से उसको काउंटरैक्ट करने के लिए अब नॉर्मल गेन की भी तो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग में क्या होगा? नॉर्मल लॉस की हम अकाउंटिंग करेंगे 1000 यूनिट्स की, लेकिन साथ ही अब नॉर्मल गेन की भी अकाउंटिंग करेंगे, तो ये 1000 और 100 यूनिट्स आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। क्लियर होगी ना बात? लेकिन आपका जो यूजर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन है, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसके सामने हर चीज सेपरेटली खुल के आ जाएगी। वो जब उसके टी अकाउंट्स देखेगा तो उसको नजर आएगा कि नॉर्मल लॉस आप लेके जा रहे हैं 1000 यूनिट्स, यानी कि एक्सपेक्टेड था ये, लेकिन एबनॉर्मल गेन हो गया। ओए होए, ये कैसे हो गया? हमने जो तरीकाकार इस साल अपनाया है कि जिसकी वजह से हमें अब नॉर्मल गेन हो रहा है, हम क्यों ना हर साल कोशिश करें ये करने की। बहुत सारी इसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं। वो फिर उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेट कराएगा कि भाई ये 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन क्यों आया, क्या ये कस्टमरी गेन है, कहीं हमने अपना नॉर्मल लॉस गलत तो नहीं फिक्स किया हुआ, है ना। तो बहुत सारी चीजें उसके सामने। अगर हम 900 से डायरेक्टली नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कर दें, हम कहेंगे जी एक्चुअल लॉस आपका 900 था, तो 900 से ही आप नॉर्मल लॉस की एंट्री पास कर दो, तो चीजें खुल के मैनेजमेंट के सामने नहीं आएंगी। तो ये बात तो हमने अलग से सैटरडे को भी डिस्कस की थी कि यू हैव टू अकाउंट फॉर नॉर्मल लॉस उसकी ओरिजिनल फिगर पे, और अगर उससे ऊपर नीचे कोई चीज होती है तो या तो वो एबनॉर्मल लॉस ट्रीट होगा या वो एबनॉर्मल गेन की तरह अकाउंटिंग उसकी होगी। अल्टीमेटली आपका जो लॉस है अकाउंटिंग में वो 900 यूनिट्स पे ही आ जाएगा, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपको दिया हुआ है कि मेरे पास हर इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है 100 रुपए, ठीक है, और साथ ही आपको स्क्रैप वैल्यू दे दी है, हर डिफेक्टिव यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है 20 रुपीज, ठीक है, पर डिफेक्टिव यूनिट। अच्छा जी, हमने जब एग्जाम्पल नंबर कौन सी की थी? ये एग्जाम्पल नंबर 5 थी, जिसमें हमने अब नॉर्मल गेन विद स्क्रैप वैल्यू देखा था, है ना। अब इधर देखें, जब हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे एबनॉर्मल गेन की, है ना, जब हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे अब नॉर्मल गेन की, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास एक तो ये 100 रुपए का लॉस पर यूनिट बच गया, है ना। साथ ही हमारे पास एक छोटा सा लॉस भी हुआ है, ये लॉस ना होने की वजह से, है ना। हम क्या कहेंगे? हमारे पास ये एक इनकम कमाने का भी एक जरिया था, जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे। अब क्योंकि वो डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं है, तो हमारे हाथ से ये इनकम भी निकल गई। तो नेट बेसिस पे हम क्या कहेंगे? 100 रुपए का लॉस सेव हुआ, ये हमारी इनकम है, और 20 रुपए की इनकम फॉर गॉन। तो नेट बेसिस पे हमने क्या कहा था कि 80 रुपए का हमने एबनॉर्मल गेन लेके जाना है। ये देखें, 730.56 की कॉस्ट थी और 25 जो है वो आपके पास स्क्रैप वैल्यू थी। तो हम क्या कहते थे? एबनॉर्मल गेन 730.56 नहीं है एबनॉर्मल गेन, बल्कि उसके थोड़ा सा कम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्रैप वैल्यू फॉर गॉन भी है। तो इधर आ जाए, हम अगर इस छोटी सी एग्जांपल जो मैंने अभी 100 और 80 वाली लिखवाई है, 100 और 20 वाली, हम एबनॉर्मल गेन की जर्नल एंट्री तो पास करेंगे 100 रुपए के हिसाब से, ये कॉस्ट वाली, है ना। कॉस्ट वाली जर्नल एंट्री आपकी किससे पास होगी? प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट होगा। किस अमाउंट से? प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट होगा आपकी 100 यूनिट्स आपके गेन हुए, मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपी पर यूनिट उसकी कॉस्ट है ना। 100 यूनिट्स का गेन हुआ और 100 रुपी पर यूनिट जो है वो उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपने स्क्रैप वैल्यू को तो लिया ही नहीं, है ना, और लेना भी नहीं है अभी। कॉस्ट से जर्नल एंट्री तो आपने ये पास हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे जरा सोच कर बताइए, एबनॉर्मल गेन की जो स्क्रैप वैल्यू है उससे जर्नल एंट्री क्या पास होगी? अब आपको पता है कि एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू क्या मतलब? हमारी जेब में कोई पैसे तो आएंगे नहीं।
ये जो 20 रुपए से एंट्री पास करनी है, ये क्या पास करनी है? इनकम फोरगॉन की। जी, क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट करेंगे। बिल्कुल ठीक। क्रेडिट क्या करेंगे? रिसीवेबल क्रेडिट। क्यों रिसीवेबल? अच्छा, मैं आपको जरा वर्किंग भी यहाँ पे कर लेती हूँ। आप मुझे ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपी पर यूनिट, है ना स्क्रैप वैल्यू। अच्छा जी, आप मुझे ये कह रहे हैं कि 2000 से रिसीवेबल क्रेडिट कर दें। क्या रिसीवेबल क्रेडिट करें? क्या लॉजिक है? क्या हमारा कोई रिसीवेबल कम हो रहा है 2000 से? रिसीवेबल क्रेडिट करने का मतलब है कि रिसीवेबल कम हो रहा है। साइम, मिनाहिल और शाहजेब कह रहे हैं स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट एंड दे आर राइट। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगी। क्या जर्नल एंट्री पास हो रही है? स्क्रैप वैल्यू से एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड शाहजेब, लॉजिक समझ आइए। अब जब हम स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट देखेंगे ना, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में तीन चीजों के स्क्रैप वैल्यूज जा रहे हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, दैट्स इट, और कोई चीज रहती नहीं है। मोहम्मद शाहरुख ने उल्टा कह दिया, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट होगा और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा हाँ, आपने वही किया। नहीं, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट प्रोसेस 1 डेबिट एबनॉर्मल क्रेडिट, सही तरीके से लिखे एंट्री। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगी, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट होगा। बेटा प्रोसेस अकाउंट तो हो चुका है ना, प्रोसेस अकाउंट में तो कॉस्ट जाएगी ना सिर्फ शाहरुख। प्रोसेस अकाउंट में स्क्रैप वैल्यू सिर्फ जानी है नॉर्मल लॉस की, दैट्स इट। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट जानी है प्रोसेस अकाउंट में, और स्क्रैप वैल्यूज जानी है स्क्रैप वैल्यू अकाउंट के अंदर। इज दैट क्लियर? जी नहीं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट होगा। एबनॉर्मल लॉस ये स्क्रैप वैल्यूज है बेटा, कॉस्ट नहीं है। उम्मे हबीबा, स्क्रैप वैल्यू से एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट होगा, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी जब पी अकाउंट बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इसको जर्नल एंट्री को लिखिए बस। चले जी आगे, बस जल्दी से जर्नल एंट्रीज और लिखते हैं अपनी। अच्छा, अभी तक आप जरा नोट कीजिए, अभी तक आपने जितनी भी स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्रीज पास की हैं, है ना, जितनी भी आपने स्क्रैप वैल्यूज की जर्नल एंट्रीज पास की हैं, उसमें कैश रिसीव होना तो दिखाया नहीं है अभी तक, है ना। स्क्रैप वैल्यू से क्या जर्नल एंट्री पास कर दी? नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट कर दिया, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया, नॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और नॉर्मल लॉस के केस में स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो भाई कैश रिसीव्ड क्या है, मतलब वो एक अलग स्टेप है फिर। तो आप जब डिफेक्टिव यूनिट्स को सेल करते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, आप जब इन्वेंट्री स्क्रैप करते हैं तो आपको तो कैश रिसीव होता है, या तो कैश रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल होगा, है ना। आपने सेल कर दिया है तो या तो पैसे आपको फौरन से रिसीव हो जाएंगे, या वो बंदा कमिट कर देगा कि मैं पैसे पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो जर्नल एंट्री क्या की, वो एंड में पास होगी, वो आखिरी काम है। क्या जर्नल एंट्री पास होगी? सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है। सेल अब आपने कर दी, स्क्रैप वैल्यू आपने अर्न कर ली, तो क्या होगा? कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा। और आपके ख्याल से क्रेडिट क्या होना चाहिए? अब वो डिफेक्टिव यूनिट्स भले नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस अब आप उनको सेल कर रहे हैं, वेरी गुड। आप सारी की सारी स्क्रैप वैल्यूज कहाँ जमा कर रहे थे? स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में। और जब वो अल्टीमेटली रियलाइज हो रही है, जब आप अल्टीमेटली उस स्क्रैप को अर्न कर रहे हो, तो आप क्रेडिट क्या कर दोगे? स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो टोटल स्क्रैप वैल्यू से टोटल जितनी भी आपने स्क्रैप वैल्यू अर्न की है,
जो आपने डिफेक्टिव यूनिट सेल किए हैं आप उनसे रिसीवेबल अकाउंट उनका डेबिट कर दोगे और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जनाब, तो जितने भी डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, जितने, अब उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल का हमने बाइफिकेशन करना ही नहीं है, जितने भी डिफेक्टिव यूनिट्स है वो आपने सारे के सारे जो भी सेल किए उनकी जर्नल एंट्री अपने ये पास कर दी। इज दैट क्लियर? यस और नो? चले, अब एक और जर्नल एंट्री रहती है लेकिन वो मैं बनवाऊंगी टी अकाउंट्स के बाद, ताकि वो आपको अगेन क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना हो। चले जनाब, जल्दी से हम आते हैं और हम बनाते हैं क्या, अपना प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा लंबा बना रही हूँ, उसकी वजह यह है कि जगह जो है वो हमारे पास कम ना हो। अब हम इन जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हुए देखते हैं। ठीक है जी, हम पोस्ट करते हैं, बल्कि इसमें मैं कम कर सकती हूँ, मैं यूनिट्स और रुपीस और, ठीक है, चले ठीक है, मैंने 4 कॉलम्स बना दिए एक साइड पे, खैर है, जगह हमारे पास ठीक ठाक होगी। अच्छा जी, अब प्रोसेस अकाउंट पे आते हैं। हमने कौन कौन से टी अकाउंट्स देखनी है अभी? प्रोसेस अकाउंट देखना है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट देखना है और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट देखना है। बाकी सारे तो हमें पता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट हमें पता है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का हमें आइडिया है। ठीक है, पहले जरा हम देखते हैं प्रोसेस अकाउंट पे। प्रोसेस अकाउंट जब आपका होता है तो उसमें बेसिकली रुपीस के कॉलम्स तो होते ही होते हैं, ये तो आपको पता है। प्रोसेस अकाउंट में रुपीस के साथ यूनिट्स के कॉलम भी डाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में हमें ये चीज भी बड़ी देखनी होती है कि हमने कितने यूनिट्स इनपुट किए, कितने यूनिट्स का हमें लॉसेस हो रहे हैं या गेन्स हो रहे हैं, और कितने यूनिट्स आपके आउटपुट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमने वर्क इन प्रोसेस, इंशाल्लाह हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट करेंगे। हमें पता तो नहीं है अभी, राइट, कि क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इस बात का तो अंदाजा है ना कि ओपनिंग WIP जो है वो आपका डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, क्लोजिंग WIP आपका क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर फिगर भी लिख रही हूँ, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, ये मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख रही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो रुपीस के अंदर फिगर्स जाएंगी। बाय द वे मैं चैट बॉक्स अपना मिनिमाइज कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह एंड पे फिर मैं आपके क्वेश्चंस देख लूंगी। तो जो हमने ये देखना है कि जो रुपीस के कॉलम में वो क्या वैल्यूज जानी है, कॉस्ट जानी है, स्क्रैप वैल्यू जानी है, क्या जानी है, तो मैं यहाँ पे आगे फिगर भी लिख रही हूँ। तो ओपनिंग WIP की जो टोटल ओपनिंग कॉस्ट है ना, वो आपने रुपीस के कॉलम में इधर लिख देनी है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई ओपनिंग WIP है ही नहीं, अब आपने क्या किया, आपने प्रोसेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डालने शुरू किए, है ना, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? हर प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट डिफरेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 1 अकाउंट है, ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट है, प्रोसेस 2 अकाउंट होगा तो वो डिफरेंट होगा। प्रोसेस 2 क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, उसकी भी एक छोटी सी नई बात है उसमें, तो इसको मैं प्रोसेस 1 अकाउंट ही कह रही हूँ। जो पहला स्टेप है हमारा प्रोसेस का, ये उसका टी अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस 2 पे भी हम आएंगे अलग से। ठीक है ना, अब आप प्रोसेस 1 में मटेरियल इशू कर रहे हैं, लेबर इशू कर रहे हैं और अप्लाइड FOH आप लेके जा रहे हैं, तो प्रोसेस अकाउंट्स उसमें क्या होंगे? डेबिट होंगे। ऑब्वियसली बात है, आप कॉस्ट लगा रहे हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। ठीक है, यूनिट्स आएंगे सिर्फ सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल के केस में, डायरेक्ट लेबर और FOH में कोई यूनिट्स नहीं लिखे जाते। ठीक है, डेटा में भी जब आप देखेंगे, जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं सो फार, उसमें डायरेक्ट मटेरियल के आगे ब्रैकेट्स में आपको यूनिट्स दिए हुए होते हैं, 10,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर और FOH में नहीं दिए हुए होते। ठीक है, चलें जी, डायरेक्ट मटेरियल के केस में रुपीस में क्या फिगर जाएगी? टोटल कॉस्ट जाएगी, एक्चुअल, है ना, ये आपके पास आ जाएगी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर में भी टोटल एक्चुअल कॉस्ट होगी और FOH में एक्चुअल होगी या अप्लाइड होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन तो हम एक्चुअली लेंगे, अदरवाइज हमें क्या लेना है? FOH के अंदर टोटल अप्लाइड कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ये एक किस्म का समरी हो जाएगी ना, हमने जितना भी काम किया। ठीक है जी, चले, कॉपी कर लिया इसको। सबने कॉपी कर लिया प्रोसेस 1 अकाउंट सो फार। एंड में भी मैं इंशाल्लाह टाइम दूंगी। चलें जनाब, तो हम दोबारा से जरा जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू कर दिया,
डायरेक्ट लेबर इशू कर दिया, ठीक है, हमने FOH लगा दिया प्रोसेस में, ठीक है जनाब। अब अगला देखते हैं एक्चुअल FOH इंकर्ड का, तो प्रोसेस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है ना, प्रोसेस अकाउंट में तो जाएगा अप्लाइड, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, फिर जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जाहिर सी बात है वो प्रोसेस 1 अकाउंट से निकल जाएंगे, है ना। तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस या यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी इनकी, जर्नल एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री ऊपर हमने लिखी हुई है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखवा रही, ठीक है। तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड लिख दें सिर्फ, ठीक है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए प्रोसेस 2 प्रॉपर लिख रही हूँ। यूनिट्स ट्रांसफर्ड लिख दें, जो भी जर्नल, जो उसको पता है जी आपके एग्जामिनर को, ओहो जस्ट गिव मी अ मिनट, आज क्या मंडे है, आई होप रिकवर हो गया। ओहो चले, मैं दोबारा से टी अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव नहीं किया था। 11:35 PM फ्राइडे, लेक्चर नोट्स, जी प्रोसेस 2 अकाउंट का अकाउंट सेपरेट होगा, वो हम अलग बाद में देखेंगे, वो भी हमें देखना है, ठीक है। लेकिन पहले हम जरा पहले प्रोसेस की सारी चीजें देख लें। जी जनाब ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक का, ठीक है। मेरे पास जो 2 रिकवर डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो अभी 5-10 मिनट पहले का है, तो उसमें वो मैंने सेव नहीं किया था ना, गलती मेरे से ये हुई, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया। चलें जनाब, जो आपका हुक्म हो, हम प्रोसेस 2 अकाउंट लिख देते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, टोटल अप्लाइड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल, ठीक है। या चले यहाँ पे मैं टोटल एक्चुअल लिख देती हूँ क्योंकि WIP में भी अप्लाइड ही आ रहा होता है, ठीक है जी। चले अब यहाँ पे प्रोसेस 2 लिख दो, है ना। मैं यहाँ पे आगे मेंशन कर देती हूँ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, ताकि कोई मसला ना हो। इसमें भी क्या होगा, इसमें आपको यूनिट्स अलग बताने हैं, ठीक है। और आपको मैं बार बार अब सेव करती रहती हूँ, बल्कि मैं इसको देखती हूँ, चलें सेव कर दूंगी। चलें जी, सेव का क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट आता है सबको, पढ़ा हुआ होगा, क्या है कीबोर्ड शॉर्टकट, Ctrl+S, वेरी गुड, ठीक है जी। जी जनाब, पिछले WIP में तो अप्लाइड ही आएगा ना, बिल्कुल जनाब। क्लोजिंग इन्वेंट्री में, यहाँ पे WIP में हमेशा अप्लाइड ही जाएगी फिगर मोहसिन, इसीलिए मैंने वहां पे टोटल एक्चुअल कॉस्ट नहीं लिखा। वो फिर जो वर्किंग आपको दी हुई है पिछले साल की, आपने वही करनी है, नो इश्यूज, ठीक है। और इस साल की जो क्लोजिंग WIP की वर्किंग है, वो भी हमने भी सीखनी है, तो आप वर्किंग प्रॉपर्ली उसकी होगी, उसका ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फिगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिट्स कंप्लीटेड की टोटल कॉस्ट क्या होती है ना। यूनिट्स कंप्लीटेड का हमने निकाली है ना, वर्किंग की है ना। आपको एग्जांपल में रिक्वायर्ड होता था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ये देखें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, तो आप निकालते थे। तो जो फिगर आपने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की निकाली है, उससे आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास कर देनी है, प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट और प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जनाब। अब हम आते हैं जरा दूसरी चीजों पे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पे सेव नहीं हुई हुई, वो फिर आप अपने रिकॉर्ड में से देख के मुझे बताएंगे। अगर तो नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, इधर से देखिए जरा, नॉर्मल लॉस की अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है,
तो आपने उसको हर हाल में यहाँ पे मेंशन जरूर करना है, ठीक है। क्यों मेंशन करना है? मेंशन इसलिए करना है, उसके यूनिट्स आपने हर हाल में इधर दिखाने हैं। फर्क सिर्फ क्या होगा कि रुपीस के कॉलम में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो बात समझ आ गई। तो आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हर हाल में यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और फर्क सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं आएगी रुपीस के कॉलम में। क्लियर हो गई बात? तो अगर नॉर्मल लॉस का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो यूनिट्स तो है ना, आपने यूनिट्स के कॉलम में हर हाल में यूनिट्स जरूर लिखने हैं, ठीक है। और अगर सिनेरियो के अंदर नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू है, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो यूनिट्स तो आपने, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो हर हाल में ही होंगे। आपने फिर रुपीस के कॉलम में क्या चीज लेनी है, स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि जर्नल एंट्री क्या पास हो रही थी, जर्नल एंट्री पास हो रही थी प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री जहाँ पढ़ी उसका नाम नहीं है। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें बात समझनी भी तो है। जर्नल एंट्रीज की कहाँ पास होगी, डुअल एंट्रीज की कहाँ पड़ेगी, वो आपको पता है, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन क्या है, नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है। इज दैट क्लियर? सिर्फ नॉर्मल लॉस लिख देंगे वो भी काफी है। जी जनाब, बात समझ आती है सबको? ठीक है, फिर और बताएं। फिर हमने सेकंड सिनेरियो क्या पढ़ा था, एब नॉर्मल लॉस का, है ना। नॉर्मल लॉस की बात हो गई, ये मैं यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट ये भी हाईलाइट कर देती हूँ, हमने ये काम भी कर लिया, ठीक है। ये काम भी हो गया। यूनिट्स कंप्लीटेड की जर्नल एंट्री भी हमने पोस्ट कर दी। हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच ये भी डाल दिया। अब हमें आहिस्ता से करके आगे चल रहे हैं। एब नॉर्मल लॉस होगा, अब उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन हो या ना हो, एब नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री प्रॉपर पास होगी। क्या होगी, एब नॉर्मल लॉस का हमेशा प्रोसेस अकाउंट में क्या जाएगा, उसकी टोटल कॉस्ट ही, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू उसका प्रोसेस अकाउंट से राउट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चले, फिर उसके बाद जो एक और चीज हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, देखें, एबनॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू में प्रोसेस अकाउंट तो कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्या, एबनॉर्मल गेन, है ना। अब एबनॉर्मल गेन की जो कॉस्ट है उसकी भी जर्नल एंट्री पास होगी, और वो क्या पास होगी, प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट होगा और स्क्रैप, सॉरी, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट होगा। इनकम है ना, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जनाब। किससे, किस अमाउंट से, ये हमने पढ़ा था, ये हमारा होगा टोटल कॉस्ट से, ठीक है, टोटल कॉस्ट से। इज दैट क्लियर? टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। जी जनाब, तो क्या काम करेंगे हम, प्रोसेस 1 अकाउंट में हमने फिगर डेबिट कर देनी है एबनॉर्मल गेन की, ठीक है। यूनिट्स भी एबनॉर्मल गेन की अलग दिखाएंगे, और यहाँ पे हम फिगर क्या लेंगे, टोटल कॉस्ट। इसमें तो एक्चुअल अप्लाइड का कोई सिनेरियो नहीं है ना, एक्चुअल कॉस्ट ही लेंगे। जी जनाब, जी जनाब, ये न्यू एंट्री नहीं लिखवाई, ये मैंने लिखवा दी थी, मेरे पास एक्सेल पे से ये हट खत्म हो गई थी, तो आपने लिख ली भी है ना। एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट की एंट्री तो आप लिख चुके हुए, लिख चुके हुए हैं ना। एबनॉर्मल गेन का जो स्क्रैप वैल्यू है उसकी जर्नल एंट्री भी आप लिख चुके हुए, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्री क्या है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट होगा और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू से।
ये भी आप लिख चुके हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद आपने कितनी एंट्रीज लिखी हुई हैं? ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, ये लिखने के बाद हमने और कौन सी एंट्रीज की थी? एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, हाँ कैश वाली। अभी करते हैं बेटा। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। गिव मी अ मिनट, जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर अभी फोकस करें, ठीक है। जब मेरा ये खत्म हो जाएगा और मैं कहूंगी हाँ जी अब बताएं कि कहाँ कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, तो फिर आपने मुझे बताना है कि जी यहाँ पे मसला है। मैं अभी किसी से पूछ भी नहीं रही कोई मसला, कोई परेशानी, है ना, क्योंकि मुझे पता है अभी तक मसले मसाइल हैं। जी जनाब, हो गया। एबनॉर्मल गेन की भी जर्नल एंट्री हमने पास कर दी, ठीक है। एबनॉर्मल गेन हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। मजे की बात यह है कि जी इसके अलावा कोई और चीज बनती भी नहीं है, तो हमारे पास क्या चीज आखिरी हो जाएगी? क्लोजिंग WIP, है ना। जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए वो निकल गए, जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में हो गए वो भी प्रोसेस अकाउंट से निकल गए, और जो महीने के, साल के आखिरी दिन, पीरियड के एंड पे क्लोजिंग WIP है जो अभी भी इन प्रोसेस है, वो हमने यहाँ पे क्लोजिंग ले लेनी है। और ये भी वर्किंग होगी, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ठीक है। हो भी सकती है लेकिन वैसे ये नॉर्मली प्रॉपर वर्किंग होती है इसकी। तो टोटल कॉस्ट हम खुद अभी कैलकुलेट करना, अभी हमने वही तो सीखना है आज की क्लास में। तो प्रोसेस अकाउंट तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब जरा हम जो बाकी हमारे पास छोटे छोटे 3 अकाउंट्स हैं, जिनमें कौन कौन से अकाउंट्स आ गए? एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट, वो जरा हम बना के देख लेते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब इनको बनाते हुए ना मैं जरा जर्नल एंट्रीज, डबल एंट्रीज की तरह मैं आपके साथ इनको सॉल्व करूंगी, ठीक है, ताकि आपको बात सारी क्लियर हो जाए। इसका मैं रिलेशनशिप हम बताएंगे कि जी आपका प्रोसेस अकाउंट से किस क्या रिलेशनशिप है, जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो ये मैं आपके सामने 1, 2 और 3, ठीक है जी। एक हमारे पास हो गया एब नॉर्मल लॉस अकाउंट, एक हमारे पास हो गया एब नॉर्मल गेन अकाउंट, और तीसरा हमारे पास हो गया स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट। क्या नॉर्मल लॉस की अलग से कोई टी अकाउंट बनता है? नहीं, ठीक है। स्क्रैप अकाउंट, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट व्हाटसोएवर, ठीक है। क्या नॉर्मल लॉस का अलग से टी अकाउंट बनता है? नहीं, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। अब ये WIP क्लोजिंग प्रोसेस 3 का इनपुट बनेगा? नहीं जनाब, WIP क्लोजिंग प्रोसेस 1 का ही WIP है। प्रोसेस 1 में वर्क इन प्रोसेस जो है क्लोजिंग डेट पे, प्रोसेस 1 में वो चीजें जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इनका ना प्रोसेस 2 से कोई ताल्लुक है ना प्रोसेस 3 से कोई ताल्लुक है। हमजा, ठीक है। ये तो वो है कि प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रही हूँ कटिंग डिपार्टमेंट है, ये पहला प्रोसेस क्या है? कटिंग का। दूसरा प्रोसेस है असेंबली का। तीसरा प्रोसेस है फिनिशिंग का। मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर हूँ। पहला प्रोसेस है कि मैं कपड़ों को काटती हूँ, ठीक है। अब मैंने बड़े बड़े थान कपड़े के, वो मेरा रॉ मटेरियल है, तो मैंने रॉ मटेरियल डाला है मशीनों के अंदर, वो कटिंग हो रही है, पीरियड एंड हो गया। कुछ कपड़ा अभी भी मशीनों में ही डला हुआ है, वो अभी तक कटा नहीं है, या कटा है तो आधा कटा है आधा नहीं कटा, तो क्या हो जाएगा? वो कटिंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, वो ऐसा है तो इसके ऊपर अभी प्रोसेस 1 कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात? चले जनाब, अब हम आते हैं। पहली बात तो ये, नॉर्मल लॉस से अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस का क्यों नहीं बनता टी अकाउंट? क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट जो है वो गुड यूनिट्स पे ही इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए होती है, एब्जॉर्ब होनी होती है, ठीक है। टी अकाउंट अलग से सिर्फ उसी उसका बनेगा जिसकी हमने कॉस्ट को अलग करना है, ठीक है ना। अब नॉर्मल लॉस के ऊपर आते हैं। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो कोई जर्नल एंट्री ही नहीं है ना। कोई स्क्रैप वैल्यू अगर नॉर्मल लॉस की नहीं है तो कॉस्ट की तो कोई नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू गुड यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। इस फिगर के अंदर जिसके ऊपर अभी मैंने हाईलाइट किया है, इस फिगर के अंदर आपकी नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है ना वो इनकॉर्पोरेट होनी है, ठीक है।
क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लॉस था। आपने अपना सारा काम ही इस लॉस को मद्देनजर रखते हुए करना है, तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट, आपको पता है कि जी 100 यूनिट्स का लॉस हो जाना है, तो आपने खरीदारी 100 यूनिट्स को ऊपर रख के ही की होगी, तो आपकी जो कॉस्ट है उसके अंदर ये फिगर बिल्ड अप होनी है। ठीक है, चलें जी। तो नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। हाँ, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट के अंदर हमने यूनिट्स के कॉलम में यूनिट्स बता दे रहे हैं कि भाई इतने, ये तो कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई ना, ये तो हमारा ऐसी मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। अब हम आते हैं नॉर्मल लॉस की, अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट। इधर आ जाए, तो स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस की, याद रखिएगा स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में हर जगह स्क्रैप वैल्यू दी जानी है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी डेबिट। हो गया, जर्नल एंट्री समझ आ गई। प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, नॉर्मल लॉस मैं इसको कह रही हूँ प्रोसेस 1। ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? चले, अब हम आते हैं किसके ऊपर, नॉर्मल लॉस की दोनों चीजें हो गई, कॉस्ट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्री हमने देख दी। अब हम आते हैं एब नॉर्मल लॉस पे। एब नॉर्मल लॉस के केस में आपकी जो कॉस्ट है अब नॉर्मल लॉस की, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कॉस्ट से, डेबिट क्या होगा, एब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में तो स्क्रैप वैल्यू जानी है, कॉस्ट नहीं जानी। क्लियर होगी ना बात? तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रोसेस 1 अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस की जो टोटल कॉस्ट है वो मैं यहाँ ले गई, डेबिट कर दिया यहाँ पे। इज दैट क्लियर? जी जनाब, बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? हसनैन, मोहसिन, आकिफ, अब्दुल्ला, अहमद, अनस, गुलाम मोहम्मद, हमजा, हसन, मिनाहिल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, साइम, समरा, सना, शबनम, शाहजेब, सुंदस, उम्मे हबीबा, उजैर, जेबा। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सबको? जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा मुझे तसल्ली नहीं होने वाली। तो नॉर्मल लॉस आपने एक दोनों कर लिए, हम आ गए हैं अब एब नॉर्मल लॉस के ऊपर। तो जरा एब नॉर्मल लॉस को करते हैं। स्किप हो रही है वॉइस, होनी नहीं चाहिए वैसे। चले जी, एब नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है उससे हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट कर दिया और एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर हम आते हैं एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू पे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्री क्या है, एबनॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्री है एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट से तो काम खत्म हो गया ना। एब नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू अब आपको रिसीव होगी, आपने उससे क्या जर्नल एंट्री पास करना है, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर देना है, और सॉरी डेबिट कर देना है, और एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देना है। ठीक है, क्रेडिट कर देना, मैं उल्टा बोल रही हूँ। एनीवे, मैं लिख सही रही हूँ। चले, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कॉस्ट आ जाएगी डेबिट साइड पे, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी क्रेडिट साइड पे, और इसकी जर्नल एंट्री हमने कहाँ पास कर दी, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में। सेम इन्वेंट्री अकाउंट, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट जो नॉर्मल लॉस के लिए यूज किया है। ठीक है, तो जो प्रोसेस 1 का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, बात समझ आ रही है, एक ही स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट हम यूज करें एक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी इधर आ गई, एब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी इधर आ गई। ठीक है, तो एब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्री क्या पास होगी, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और एब नॉर्मल लॉस क्रेडिट। क्लियर होगी बात? ये करने के बाद दैट्स इट। अब हमारे पास क्या होगा, नेट एबनॉर्मल लॉस निकलेगा कोई, है ना, जो कि कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद है ना? कौन से टी अकाउंट में, टी अकाउंट में एंट्री जा तो रही है, प्रोसेस अकाउंट में नहीं जा रही। हाँ, लेकिन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में तो जा रही है ना, जर्नल एंट्री मैंने आपके सामने ही पोस्ट की है, प्रोसेस अकाउंट में नहीं जाएगी। प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट जाएगा, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट निकलेगा।
बेटा मैंने सारा लिखा हुआ है। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में स्क्रैप वैल्यू जाएगी हसनैन। नहीं मोहम्मद शाहरुख, प्रोसेस अकाउंट में नहीं जाएगी स्क्रैप वैल्यू की एंट्री एबनॉर्मल लॉस के केस में। एबनॉर्मल लॉस की सिर्फ कॉस्ट जाएगी प्रोसेस अकाउंट के अंदर। एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस अकाउंट से अलग जाएगी, मतलब हट के जाएगी, जो डिफरेंट अकाउंट में जाएगी। दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है। हो सकते हैं हमजा, हमें तो पढ़ने हैं सारे। चलें जी, एब नॉर्मल लॉस अकाउंट में अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, है ना। ये क्या है, ये नेट लॉस है ना। पता ये चला 1000 रुपए की कॉस्ट थी, 200 रुपए रिकवर हो गए, है ना। 1000 रुपए की कॉस्ट थी, 200 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, तो उसका मतलब है नेट लॉस कितना हुआ, 800 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा, 800 रुपए जाएगा। और ये नॉर्मली क्या होती है, बैलेंसिंग फिगर। इसकी जर्नल एंट्री मैंने अब आपको लिखवानी है। नहीं जनाब, एब नॉर्मल लॉस की सिर्फ कॉस्ट जानी है आप। मैंने यहाँ पे क्या नेट फिगर लिखवाई है, क्या लिखा है मैंने, आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। कॉस्ट की अलग जर्नल एंट्री है, स्क्रैप वैल्यू की अलग जर्नल एंट्री है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट लिखवाई है मैंने। नेटिंग ऑफ बाद में होगी, नेटिंग ऑफ होगी अब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। मैंने सारी चीजें इसीलिए तो क्लियर कट लिखवाई है यहाँ पे। क्या मैंने यहाँ पे नेट लॉस लिखा है, नहीं जनाब। मैंने यहाँ पे कॉस्ट की एंट्री लिखी है, सिर्फ टोटल कॉस्ट, टोटल स्क्रैप वैल्यू, और नेट अमाउंट जो है वो तो आपकी कैलकुलेट होगी अब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। चले जी, अब जल्दी से अब नॉर्मल गेन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था टी अकाउंट से क्लियर हो जाएगा। अब जरा एबनॉर्मल गेन के ऊपर आ जाते हैं। अब एबनॉर्मल गेन के अंदर भी दो चीजें हैं, एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट, एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट से काम शुरू करते हैं। एबनॉर्मल गेन जब आपको होगा तो उसकी कॉस्ट से प्रोसेस 1 अकाउंट हो गया डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। किस अमाउंट से, उसकी टोटल कॉस्ट से। तो जरा एबनॉर्मल गेन के टी अकाउंट में आ जाए और ये लिख दें प्रोसेस 1 अकाउंट। क्लियर हो गई बात। जर्नल एंट्री हो गई पोस्ट। जो एबनॉर्मल गेन की टोटल कॉस्ट है उससे आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट। फिर बारी आती है किसकी, एब नॉर्मल गेन की। दूसरी चीज क्या है, उसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या समझ में आ रहा है, कॉस्ट अगर क्रेडिट साइड पर है तो स्क्रैप वैल्यू डेबिट साइड पर ही आएगी। उसको नलिफाई करना है ना, उसने नेट ऑफ करना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, स्क्रैप वैल्यू की। एब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो वही स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा जो आपने नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट टोटल स्क्रैप वैल्यू से एब नॉर्मल गेन हो जाएगा डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर, यस और नो। स्क्रैप वैल्यू की हमने एबनॉर्मल गेन के स्क्रैप वैल्यू की उल्टी पड़ेगी ना, एबनॉर्मल लॉस से, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू की एंट्री उल्टी पड़ेगी एबनॉर्मल लॉस से, ऑब्वियस सी बात है। ये है इनकम फॉरगॉन उम्मे अबीबा। ये वो इनकम है जो आपने लॉस, आपको लॉस हुआ इस इनकम का। बेटा ये गेन नहीं है ना, यही तो मजे की बात है। ये जो स्क्रैप वैल्यू, ये तो वो स्क्रैप वैल्यू जो कि आपके हाथ से गई, ये तो आपका लॉस है, ये तो इनकम फॉर गॉन है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये क्रेडिट क्यों होगा, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू वो है जो आप अर्न कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो ये तो लॉस ही हुआ। तो एबनॉर्मल गेन को ये कम करेगा, ठीक है। एबनॉर्मल गेन को कम करेगा तो क्रेडिट ये कहां पर होगा, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट। ये स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आखिरी जर्नल एंट्री क्या है, जितनी भी आपने स्क्रैप वैल्यूज अर्न की हैं
तो उनसे क्या होगा, कैश या रिसीवेबल की मद में ये आपके पास हो जाएगा डिफेक्टिव। जितने भी यूनिट्स थे उनकी स्क्रैप वैल्यू से आपने क्या कर देना है, कैश डेबिट कर देना है या रिसीवेबल डेबिट कर देना है, और क्रेडिट क्या कर देना है, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट, और ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाएगा। इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर ही नहीं आएगी। आएगी भी तो मतलब आनी नहीं चाहिए, होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी करें। एबनॉर्मल गेन अकाउंट जल्दी से देख लें। अच्छा, एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर एक चीज रह गई है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भी क्या होगा, नेट बेसिस पे आपके पास एक गेन आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर, नेट गेन। ठीक है, और ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो जाएगा। सारे अकाउंट्स हो गए क्लोज? बिल्कुल सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। इज दैट क्लियर? सिर्फ अब 2 जर्नल एंट्रीज और लिखनी है। क्या आप लोगों ने टी अकाउंट सारे कॉपी कर लिए? जल्दी से कॉपी करें क्योंकि हमने वर्क इन प्रोसेस वाला सिनेरियो स्टार्ट करना है। नहीं जनाब, स्क्रैप इन्वेंट्री में जो कैश रिसीव्ड आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बैलेंसिंग फिगर नहीं है, वो ये है ना, वो प्रॉपर आपको पता होगा कि कितने यूनिट्स हैं, कितनी उनकी स्क्रैप वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे वो तो। लेकिन मजे की बात ये है कि उससे पूरा टी अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो रही है। चले, सिर्फ 2 एंट्रीज रह गई हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस ये हो गया। वैसे सिनेरियोस हमने दो तीन और पढ़ने हैं, 2 और पढ़ने हैं सिनेरियोस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। बाकी ये तो कंप्लीट हो गए, टी अकाउंट सब 100% कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा जनाब, ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। एक और जर्नल एंट्री जरा देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री पास होती है? सिनेरियो है एब नॉर्मल लॉस का सिनेरियो, या तो एब नॉर्मल लॉस होगा या एब नॉर्मल गेन होगा। ये बात समझ आ गई ना सबको? या तो प्रोसेस 1 में एब नॉर्मल लॉस होगा या एब नॉर्मल गेन होगा। दोनों साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, है ना, दोनों साथ थोड़ी हो सकते हैं। या तो नॉर्मल से ज्यादा एक्सपेक्टेड से ज्यादा एक्चुअल लॉस होगा या एक्सपेक्टेड से कम होगा ना लॉस एक्चुअल, दोनों तो नहीं साथ हो सकते, राइट? तो एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। जो नेट एबनॉर्मल लॉस होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है? जल्दी से सोच कर बताएं, टी अकाउंट भी सामने बना हुआ है। जो नेट एबनॉर्मल लॉस है, नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होना है तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, सामने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चार्ज होना है, वो एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये जर्नल एंट्री बेसिकली कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये वाली नेट लॉस वाली जो भी हाईलाइट की हुई है मैंने। सिमिलरली क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ एबनॉर्मल गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपके पास एबनॉर्मल गेन का सिनेरियो है तो उसकी ट्रांसफर की एंट्री क्या पास हो रही है? इधर देखेंगे तो हमारे पास एबनॉर्मल गेन में बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड पे हमेशा, है ना। तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? अब ये इनकम है, नेट इनकम है, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी? एबनॉर्मल गेन अकाउंट आपका डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा नेट गेन से। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी करें। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? हमने यहाँ पे एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस को सेपरेटली लेके गए ना। पहले हमने उसकी कॉस्ट की डबल एंट्री पास की, फिर हमने उसकी स्क्रैप वैल्यू की डबल एंट्री पास की, फिर हमने नेट गेन या नेट लॉस की डबल एंट्री पास की। आपने हमेशा
इंट्रो टू काउंटिंग FAR 1 में भी 2 तरीकों से जर्नल एंट्रीज किए ना, एक तो ब्रेक करके और एक कंसोलिडेटेड, याद है? जिस तरह डेप्रिसिएशन की कंसोलिडेटेड पढ़ी, इस तरह से इसकी भी आपने पढ़ी हुई है पहले, राइट? तो जरा मुझे बताइए कि इस तरह से बिट्स एंड पीसेस में गेन, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाने के बजाय मुझे अगर कंसोलिडेटेड एंट्री आप बता देना एबनॉर्मल लॉस की, जिसमें एबनॉर्मल लॉस की देखिए हमने कितनी एंट्रीज पढ़ी है, इधर देखें, हमने एबनॉर्मल लॉस की पहले कॉस्ट की जर्नल एंट्री पास की है, ये एक एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस की। दूसरी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हो गई स्क्रैप वैल्यू को यूज करके। तीसरी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या हुई, उसका जो नेट लॉस है उसको ट्रांसफर करना। मैं आपको ये कह रही हूं अगर इन 3 जर्नल एंट्रीज के बजाय, ठीक है, अब अगर इन 3 जर्नल एंट्रीज के बजाय मैं चाह रही हूं कि मेरे पास ये तीनों काम एक ही जर्नल एंट्री में हो जाएं, तो वो कैसे होंगे? इधर देखें, इन तीनों जर्नल एंट्रीज को जब मैं नेट ऑफ करूंगी तो कौन सा अकाउंट खत्म हो जाएगा? एब नॉर्मल लॉस एक्सपेंस अकाउंट। नहीं, कंसोलिडेटेड एंट्री अब नॉर्मल लॉस की अलग होगी, अब नॉर्मल गेन की अलग होगी मुनीबा। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों को कंसोलिडेट कर दे, नहीं। एब नॉर्मल लॉस की जो 3 एंट्रीज हुई है ना, उन तीनों को मैं कंसोलिडेट करना चाह रही हूँ। मुनीबा बात समझ आई? ठीक है, अब इधर देखें शाहरुख, मैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को कंसोलिडेट नहीं कर रही, मैं जो 3 एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज है ना, ये 3 है ना एबनॉर्मल लॉस की अलग अलग एंट्रीज। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है उसकी कॉस्ट को यूज करके, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है स्क्रैप वैल्यू को यूज करके, और एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है नेट लॉस की। मैं इन तीनों एंट्रीज को अगर एक एंट्री में मर्ज करना चाहूँ, एबनॉर्मल गेन को तो मैंने इग्नोर किया, वो तो है ही नहीं, ठीक है। मैं एबनॉर्मल लॉसेस के जो 3 जर्नल एंट्रीज हैं उनको मैं कंसोलिडेट करना चाह रही हूँ, एक जर्नल एंट्री में मैं पूरे एबनॉर्मल लॉस का काम करना चाह रही हूँ। तो क्या होगा, इधर देखिए, एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रोसेस 1 अकाउंट तो मेरा होगा क्रेडिट, है ना? ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है जनाब। एबनॉर्मल लॉस का ये जो क्रेडिट होगा, ये किस फिगर से क्रेडिट होगा? टोटल कॉस्ट से, है ना? कॉस्ट अमाउंट से प्रोसेस 1 अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है अब नॉर्मल लॉस की? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू से क्या होगा? स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। किस अमाउंट से? स्क्रैप वैल्यू से। ये हो गई स्क्रैप वैल्यू। अब इन दोनों फिगर्स का जो डिफरेंस है वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही बन रहा था नेट लॉस। इज दैट क्लियर? कॉपी करें इसको। तो क्या हो रहा है, ये कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो गई। कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड होगी? प्रोसेस 1 अकाउंट के अंदर कॉस्ट निकल जाएगी प्रोसेस 1 अकाउंट से, ठीक है। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट में उसकी स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। और तीसरा काम क्या हुआ? उसका नेट लॉस। क्लियर होगी बात? नेट लॉस उसका प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। इसी तरह से इतनी कोई वो चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझने वाली बात है, ये आप कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसको इतना फोकस नहीं करी। अब जो 3 आपके पास एबनॉर्मल गेन्स की एंट्रीज है, जब मैं वो तीनों अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट, एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू की जर्नल एंट्री, और जो नेट एबनॉर्मल गेन आप लेके जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 3 डिफरेंट तरीकों से आपने एबनॉर्मल गेन को रिकॉर्ड किया था। अगर इन 3 जर्नल एंट्रीज को मैं कंसोलिडेट करना चाहूं तो क्या होगा? एबनॉर्मल गेन की वजह से मेरा प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किस अमाउंट से? उसकी कॉस्ट से, है ना? ये तो कॉस्ट की हो गई, वेरी गुड। स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, किस अमाउंट से? उसकी स्क्रैप वैल्यू से। तो कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू को नेट ऑफ करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका इनकम है ना, नेट इनकम, ठीक है। तो जो नेट गेन है, नेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, वो कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं।
जी जनाब, स्क्रैप इन्वेंट्री की क्या, स्क्रैप इन्वेंट्री की तो कोई कंसोलिडेटेड एंट्री नहीं होगी ना बेटा, बस एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। जी एंट्रीज खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे ज्यादा मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव है, ये जो दो मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई है ना, ये ऑल्टरनेटिव है। ठीक है जनाब, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। कॉपी कर लिया सबने? अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा सिनेरियो है, एक तो हमने सिनेरियो 1 पढ़ा ना, अब हम सिनेरियो 1 क्या था? सिनेरियो 1 था कि जी जहां पे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है, और लॉसेस हो, है ना, नो WIP। अब हम सिनेरियो 2 पर आ रहे हैं। सिनेरियो 2 हमारा है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, और इसमें हम किन चीजों को इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग? इसमें हम इग्नोर कर रहे हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को और लॉसेस को। फिर हम इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके भी पढ़ना है चीजों को। ठीक है जनाब, यहाँ तक सबको क्लियर है बात? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई मसला है, अगर जितना हमने अभी जर्नल एंट्रीज की है, डबल एंट्रीज पास करने में अगर किसी को कोई इशू है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं, अब हमने लॉसेस को देख लिया, लेकिन उस सिनेरियो में हमने इग्नोर कर दिया था वर्क इन प्रोसेस को। अब हम जरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चल रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, हैंड आउट नंबर 2 मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। हैंड आउट नंबर 2 इंशाल्लाह फिर मैं अपलोड करूंगी, तो हैंड आउट 2 से हम अभी एग्जाम्पल 7, मैंने कंटिन्यूटी में एग्जाम्पल्स रखी हैं। हमने एग्जाम्पल 6 तक कर लिया था ना, एग्जाम्पल 6 तक तो था सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 कौन सा था? ये था कि जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें इग्नोरिंग WIP, उसमें सिर्फ लॉसेस थे। ठीक है, अब हम आ गए फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ही अब हम हैं, और फर्स्ट प्रोसेस में अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट एंड क्लोजिंग WIP एंड वी आर इग्नोरिंग ओपनिंग WIP एंड लॉसेस। अच्छा, इसकी एंट्रीज भी होंगी। शाहरुख साहब पूछ रहे हैं वर्क इन प्रोसेस, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस की कोई जर्नल एंट्रीज होती हैं? जरा मुझे ये बताइए, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कोई जर्नल एंट्री होती है? नहीं होती। ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज करनी थी वो हमने कर ली है। अब आगे जो हम सिनेरियोस पढ़ रहे हैं ना, इत्तेफाक से उनकी कोई जर्नल एंट्रीज ही नहीं है, नहीं, न्यू जर्नल एंट्रीज ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर हो, अभी हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझा रही थी कि मैंने कंटिन्यूटी रखी है एग्जाम्पल्स के अंदर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, मतलब क्लियर हो जाए कि हमने टोटल कितने सिनेरियोस देख लिए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 तक तो सिनेरियो 1 ही फॉलो हो रहा था, इसमें कोई वर्क इन प्रोसेस था ही नहीं, सिर्फ लॉसेस थे। अब हम आते हैं किस पे? अब हमारी एग्जाम्पल 7 आ गई। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मंथ ऑफ जून फॉर प्रोसेस 1। मैं जरा चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ, आपके क्वेश्चंस में बाद में लूंगी, और इसको मैं जरा जूम इन कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल 7 में आ गया, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मंथ ऑफ जून फॉर प्रोसेस 1। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 10,000 यूनिट्स, 1.6 मिलियन रुपीज। कन्वर्जन कॉस्ट है 800,000। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि अप्लाइड FOH है। ठीक है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर है और अप्लाइड FOH है, क्योंकि कोई हमें इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है इन्होंने। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 और क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। कैसे? अब इधर देखिए, इसमें कोई लॉसेस नहीं है, आपने काम अपना शुरू किया था 10,000 यूनिट से। ठीक है, यूनिट्स जो आपने जून के महीने में ट्रांसफर किए, बाय द वे कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं था, तो आपने सारा का सारा माल इसी महीने में डाला। ठीक है, पहले से कोई सामान डला हुआ नहीं था प्रोसेस में, तो आपने 10,000 यूनिट्स अपने प्रोसेस में डाले थे, और करंट मंथ में जो ट्रांसफर हुए वो है 9,000 यूनिट्स। तो बाकी के 1000 यूनिट्स कहाँ गए? वो लॉस नहीं हुए, वो लॉस हम कह रहे हैं लॉस है ही नहीं इस सिनेरियो में, वो हो गए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, उनके ऊपर अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। आगे ब्रैकेट्स में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्लोजिंग WIP, 100% डायरेक्ट मटेरियल, 70% कन्वर्जन कॉस्ट। व्हाट इज मेंट बाय दिस? इसका मतलब ये हुआ
कि क्लोजिंग जो वर्क इन प्रोसेस है उसमें हमारा मटेरियल्स के विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हमारा काम 100% कंप्लीट है, उसमें अभी सिर्फ कन्वर्जन जो है वो 30% रहती है, यानी कि लेबर ने अभी उसके ऊपर अपना काम स्किल्स और लगाने हैं, एफओएच वगैरह और हमारे अप्लाई होने हैं। तो ये बात सबको समझ आ रही है? मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क इन प्रोसेस में काम कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% आपका काम हुआ हुआ है, 30% आपका रहता है। ठीक है, 70% हो गया। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर्ड आपके पास क्या क्या है? इसमें रिक्वायर्ड है आपके पास, पहली चीज जो हमें बनाने सीखनी है, ये लिखना नहीं है आपने, ये हैंडआउट मैंने अपलोड करना है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने देखनी है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। तो एक चीज तो हमने ये देखनी है, जब वर्क इन प्रोसेस आ जाता है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, फिर दूसरी चीज कॉस्ट पर यूनिट, ये तो हमें पता है, तो हमेशा हमें हर हाल में कैलकुलेट करना है। और तीसरी चीज जो हमें नहीं देखनी है बिकॉज ऑफ वर्क इन प्रोसेस, वो है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, चले जी, तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 7 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हैंडआउट आपका अपलोड हो जाएगा एलएमएस के ऊपर, और एग्जाम्पल्स भी मैंने इसमें डालनी है जो इंशाल्लाह हम कल ही देखेंगे अब। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 को पहले हम जरा देख लें। ठीक है जनाब, रेडी? तो सिनेरियो 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और सिनेरियो 2 के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7। तो सोल्यूशन में अलग पेज पे कर रही हूँ। ठीक है, चले जनाब, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आपको ये बात पता है कि ये 9000 यूनिट्स कैसे है, ये 9000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज कन्वर्जन कॉस्ट, इसीलिए तो वो प्रोसेस 2 में चले गए, ट्रांसफर हो गए, है ना। ऑन दी अदर हैंड, ये जो 1000 यूनिट्स है ये 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, इसमें अब और कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं डलना, ये बात हुई है ना। लेकिन इसमें अब हमें थोड़ा और काम बाकी है विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें और अभी लेबर ने काम लगाना है, तो लेबर कॉस्ट और इनकर होनी है इसके अंदर, वो अगले पीरियड में होगी। इसमें और एफओएच भी इनकर होना है, इनडायरेक्ट मटेरियल अभी भी और लगना है, इनडायरेक्ट लेबर और लगना है, इसमें रेंट का चार्ज भी जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी और कंज्यूम होनी है इनकी प्रोडक्शन में कंप्लीट करने के लिए उनको। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि हमारी अगर हम जैसा इक्विवेलेंसी होती है ना, पता है ना, इक्विवेलेंसी निकलवाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने सीए किया हुआ है, तो सीए के बेसिस पे मेरे बीकॉम या क्या क्या कह सकते हैं एमकॉम की क्या इक्विवेलेंसी क्या निकलती है। तो नॉर्मली ए लेवल्स स्टूडेंट्स को मैट्रिक की इक्विवेलेंसी निकालनी होती है। तो जैसे अगर मेरे 9 A's आए हैं, तो मेरे 9 A's आर इक्विवेलेंट टू फॉर एग्जांपल 85% इन मैट्रिकुलेशन सिस्टम। गेट द पॉइंट? ठीक है, तो अब मैंने इक्विवेलेंसी निकालनी है, किसकी इक्विवेलेंसी निकलती है आइडियली WIP यूनिट्स की, कि 1000 यूनिट्स अगर मेरे 70% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने यूनिट्स के इक्वल हुआ? 700 यूनिट्स के इक्वल हुआ। बात समझ आ रही है? ठीक है जनाब, यानी कि 1000 यूनिट्स को अगर मैं 70% करूं, ठीक है, तो कितना आएगा? तो अब सबसे पहले हम मेरे रिजल्ट की बात हम बाद में करते हैं और जरा इस पे फोकस करें शाहरुख। बट यस, आपके सवाल का जवाब है यस। चलें जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आते हैं, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले देखेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे। ठीक है, ओहो मैं यहीं पे सॉल्व करने लगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। एग्जांपल 7, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हमारे पास 2 कैटेगरीज है यूनिट्स की। एक तो वो हो गए जो कि कंप्लीट हो गए थे, है ना,
एक तो कैटेगरी वो हो गई जो मेरे पास कंप्लीट हो गई थे और ट्रांसफर भी हो गए थे नेक्स्ट उसके अंदर, ठीक है, प्रोसेस में। ठीक है जनाब, ये हमारे पास हो गया। ये हमारा टेबल है, समझ ले, वर्किंग है व्हाटसोएवर, ठीक है। ये हमारा टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। इसको चाहें तो अभी आप कॉपी कर लें जल्दी से, फिर इसको हम फिल करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं मटेरियल और कन्वर्जन के। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। यूनिट्स का कॉलम है और परसेंटेज का कॉलम है। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम साथ इसको फिल करते हैं, सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके कर दे मुझे। चले जनाब, अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं यूनिट्स की। एक तो वो यूनिट्स हैं कंप्लीट होके ट्रांसफर भी हो गए, है ना। वो यूनिट्स हैं जो कि कंप्लीट होके ट्रांसफर भी हो गए। हाउ मेनी यूनिट्स वर दी, कितने यूनिट्स थे वो, क्वेश्चन पर आते हैं। वो कितने यूनिट्स थे, वो 9000 यूनिट्स थे। अच्छा जी, ये 9000 यूनिट्स जो है वो 100% कंप्लीट है ना, विद रिस्पेक्ट टू बोथ मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, है ना। ये वो यूनिट्स है जो कि मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% कंप्लीट थे, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% कंप्लीट थे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 9000 यूनिट्स पूरे 9000 यूनिट्स ही है, और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 9000 यूनिट्स, कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूनिट्स 9000 यूनिट्स के इक्वल ही है ना। पूरे के पूरे 9000 यूनिट्स कंप्लीट करके हमने आगे भेज दिए, बोथ विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे हमारे, जो क्लोजिंग में अभी इनकम्प्लीट है। हाउ मेनी यूनिट्स वर दीज, दे वर 1000 यूनिट्स, ठीक है। ये 1000 यूनिट्स थे, लेकिन अब हमें इनको जरा दो डिफरेंट तरीकों से देखना है। क्यों? वो इसलिए कि क्लोजिंग WIP में जो मटेरियल है वो तो 100% कंप्लीट है ना। जो मटेरियल है वो तो 100% कंप्लीट है। ये बात समझ आ गई ना। जो 1000 यूनिट्स आपके थे, यूनिट्स तो 1000 ही है, ठीक है, वो 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, ठीक है जनाब। तो यानी कि ये 1000 यूनिट्स मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्या कहेंगे कि 1000 यूनिट्स ही है। ये बात सबको समझ आ रही है। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1000 यूनिट्स 100% कंप्लीट थे, तो उनकी इक्विवेलेंसी जब निकलेगी तो हम कहेंगे कि दीज आर इक्वल टू 1000 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मटेरियल। लेकिन जब हम इनको देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इधर देखें यही 1000 यूनिट्स है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये 70% कंप्लीट है। तो अगर हम इनकी इक्विवेलेंसी निकालें, मैं आपको ये कहूं कि ये 1000 यूनिट्स जो है वो 70% कंप्लीट है। तो इन अदर वर्ड्स ये ऐसे हुआ जैसे हमने कंप्लीट कितने कर लिए, 700 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? और 300 यूनिट्स अभी भी बाकी है। हालांकि ऐसा है नहीं, आपको पता है कि हर यूनिट में थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन हम इक्विवेलेंसी निकाल रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। इज दैट क्लियर? है ना। तो आप जरा देखें, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। कैसे करना है? हम ये कहेंगे कि करंट मंथ में हुआ क्या है, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरे 10,000 यूनिट्स कंप्लीट है, ठीक है जनाब। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट्स ट्रांसफर्ड एंड कंप्लीटेड वो तो 9000 के 9000 पे हमने 100% काम किया था। इसके अलावा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी हमने 1000 यूनिट्स पे अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स निकलेंगे 10,000, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने निकलेंगे, हम ये कहेंगे हमने ऐसे काम किया है जैसे हमने 9000 यूनिट्स पे 100% काम कर लिया कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्किंग प्रोसेस में 700 यूनिट्स, तो हमने करंट मंथ में
एक्चुअली जो हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो ऐसे जैसे हमने 100% प्रोड्यूस किया 9700 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब, कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे पास कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एज इफ के बेसिस पे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब दूसरा आपके पास क्या था, अब आप कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट, है ना। अब आप आ जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन पे। अब कॉस्ट पर यूनिट भी अब आप कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट का अलग काम होगा और कन्वर्जन कॉस्ट का अलग काम होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट्स डिफरेंट है प्रोडक्शन के। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर आ जाए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने टोटल कितनी लगाई है, 1.6 मिलियन। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में आपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगाई है 1.6 मिलियन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाए। मटेरियल की टोटल कॉस्ट है 1.6 मिलियन एंड व्हाट अबाउट कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट उन्होंने आपको बताई हुई है 800,000 है, जो आपने बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट में आपने लेके जानी है ना। तो 800,000 आपने कन्वर्जन कॉस्ट के कॉलम में लिख दी। अब अगर इधर कोई वर्क इन प्रोसेस ना होता तो हमने इन दोनों को 10,000 से डिवाइड कर देना था ना, दोनों को ऐड करके 10,000 से डिवाइड कर देते। क्या फॉर्मूला था कॉस्ट पर यूनिट निकालने का? यही फॉर्मूला था, है ना, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। यस, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस अगर कोई ना होता तो टोटल कॉस्ट होती 1.6 मिलियन प्लस 800,000 डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट होता 10,000। लॉसेस तो कोई है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे अब लेकिन हम डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे, इधर देखें। अब आपने उनको डिवाइड किससे करना है, इक्विवेलेंट यूनिट से। मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स निकले 10,000, कन्वर्जन कॉस्ट की इक्विवेलेंट यूनिट्स निकले 9700। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कितना निकलता है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर लें। 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 मटेरियल के केस में, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एंड 800,000 डिवाइडेड बाय 9700 कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, इज दैट क्लियर? जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया, कॉस्ट पर यूनिट आपने दोनों की निकाल ली। ठीक है, मटेरियल की, कन्वर्जन की। अच्छा, अब ये बात वैसे भी हम आगे सॉल्व भी करेंगे। अब मुझे मेरी बात एक गौर से सुनिएगा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई एक जो कंप्लीटेड यूनिट है जिसपे मटेरियल का भी काम कंप्लीट हो चुका है, कन्वर्जन का भी काम कंप्लीट हो चुका है, मुझे अगर आप ये बताएं कि एक कंप्लीटेड यूनिट का टोटल कॉस्ट कितनी होती है, फिर एक कंप्लीटेड यूनिट की कैसे कैलकुलेट की, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो क्या आंसर आ रहा है आपका, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 242.47। वेरी गुड समरा। ठीक है जनाब, तो ये मटेरियल अलग निकाला, कन्वर्जन कॉस्ट अलग निकाला, लेकिन यही तो है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 160, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का कन्वर्जन कॉस्ट आ रहा है 82.47। तो पूरे एक कंप्लीटेड यूनिट का टोटल कॉस्ट कितनी होगी, दिस प्लस दिस। वो चीज हम देखेंगे किसके अंदर, जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में आपको बेसिकली यही बताना होता है सारा। क्या बताना होता है आपको, कैलकुलेट करना होता है टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स। हाँ जी, कितने आपने यूनिट्स कंप्लीट करके आगे भेज दिए, होता है ना, हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स प्रोसेस अकाउंट में आपने डालना है। आपको क्या डालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आपको चाहिए। तो क्या फॉर्मूला उसका होगा, आपको पता है कि जी 9,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर आउट किए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 9,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों 160 प्लस 82.47। इज दैट क्लियर? तो मैंने कितने 9,000 यूनिट्स की मेरे पास कॉस्ट कितनी आएगी, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, जी जनाब 10:59 हो रहे हैं, 1 मिनट में मेरा ये क्वेश्चन भी वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स हो गया 2182268. इज दैट क्लियर? और मुझे एक और चीज क्या कैलकुलेट करनी है, मुझे जो दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है अपने प्रोसेस अकाउंट के लिए, वो क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP. हाँ जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP. अब आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. अब आपको ये पता है मटेरियल का काम अलग करना है, कन्वर्जन कॉस्ट का काम अलग करना है. किस तरीके से, इधर देखेंगे. मटेरियल के लिए हम क्या कह रहे हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में पूरे 1000 यूनिट्स के इक्विवेलेंट काम हुआ है ना. मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग WIP में पूरे 1000 यूनिट्स के ऊपर 100% काम कंप्लीट हो गया, तो हमने इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स उठाए क्लोजिंग WIP के 1000 यूनिट्स मटेरियल के, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 160 से, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट से. और जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें हम क्या लेंगे, 700 यूनिट्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कन्वर्जन कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट से, यानी कि 82.47 से. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 160, और ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 82.47. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की टोटल वैल्यू कितनी है, तो आप मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड कर देंगे. ये जो फिगर आ रही है 217729, व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP. इज दैट क्लियर? जल्दी से कॉपी करें. और ये खत्म हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन. कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स आपको कैलकुलेट करने थे, आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, ये आपका अलग कैलकुलेट हो गए, और आपको WIP अलग कैलकुलेट करना था, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया. दैट्स इट, काम खत्म. ठीक है जनाब, अब होम असाइनमेंट अपना नोट कर लीजिए. अभी इंशाल्लाह 5 मिनट में हाँ जी 9700 कंप्लीट हो गए. ये 9700 कंप्लीट हुए टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट. 9700 में से 9000 तो ट्रांसफर हो गए ना मुनीबा. 9700 में से कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 9700 यूनिट्स में से 9000 ट्रांसफर हो गए, और बाकी 700 वर्क इन प्रोसेस में आ गए. क्लियर होगी बात? ये जो हमने 9700 यूज किया, ये तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ना. असाइनमेंट है आपका, सॉल्व एग्जांपल 8 ऑफ हैंडआउट 2 ऑन LMS पे मैं हैंडआउट 2 अपलोड करने लगी हूँ. 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने उसके अंदर एग्जांपल 8 को सॉल्व करना है. ठीक है, सिर्फ 2 चीजें ही है अभी तक, तो सिर्फ 2 चीजें ही है ना, लॉसेस तो है नहीं. सिर्फ 2 चीजें हैं, या तो यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर यूनिट्स क्लोजिंग WIP में चले जाएंगे, है ना. जितने यूनिट्स आपने इनपुट किए उनके साथ सिर्फ 2 ही काम हो रहे हैं, या तो वो कंप्लीट होके आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, या वो इनकम्प्लीट रह रहे हैं. दैट्स इट. जब हम लॉसेस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने सिनेरियो में, फिर देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है. चले, वैसे बहुत मुझे भी बड़ी तसल्ली हो गई है. 9:30 से जो क्लास शुरू हो रही है ना, मैं भी देखे कितने आराम से हमने कितना कुछ पढ़ लिया. अल्हम्दुलिल्लाह, एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई, और हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का भी सिनेरियो कंप्लीट कर लिया. तो इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इससे हमारे पेस पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा. एक्स्ट्रा क्लास लगाने में वही आ जाता है ना, ब्रेक आ जाता है बीच में. ठीक है, हाँ, थैंक्स टू द रेलेवेंट पीपल फॉर दैट. चले जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं. हैंड आउट 2 का एग्जाम्पल 8 आपने लाजमी करना है. हाँ जी, मोहसिन, आपके सवाल का जवाब ये है जो आपने कल पूछा था. प्रोसेस अकाउंट्स, बैच अकाउंट्स आपके बनेंगे कॉस्ट लेजर में, और इन सब के केस में बिल्कुल जिस तरह जॉब कॉस्टिंग में होता था ना कि एक WIP अकाउंट हो रहा है, कंट्रोल अकाउंट है जनरल लेजर में, इधर भी ऐसे ही होगा. ठीक है, इधर भी आइडियली इस तरह से होना चाहिए
कि एक WIP कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होगा जनरल लेजर में फॉर बैच कॉस्टिंग एज वेल एंड फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग एज वेल, और कॉस्ट लेजर में डिफरेंट बैच अकाउंट्स हैं और डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट्स हैं। जी मोहसिन पूछिए। ओ तेरी इतना बड़ा सवाल, या आप मुझे जरा व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि अभी ऑडिट की क्लास स्टार्ट हो रही है और मैं कह रही हूँ कि अब क्योंकि क्लास के टाइमिंग्स बढ़ चुके हैं तो मैं ऑडिट क्लास जो है वो टाइम ना लूँ। ठीक है मोहसिन, आप ग्रुप पे मैसेज करो ये, ताकि ग्रुप में हम डिस्कस कर सकें इस चीज को, या बल्कि पहले मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, फिर मैं देख के उसको ग्रुप में खुद ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, चले इजाजत है फिर, भागे आप ऑडिट क्लास के लिए। चले जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।